हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स, हमारा मोटो है न्यूज़ एंड अपडेट्स के थ्रू आप लोग की इन्वेस्टिंग जर्नी को एक लेवल और ऊपर ले जाने की। तो चलिए आज के दिन हम लोग सबसे पहले निफ्टी 50 से शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, निफ्टी 50 में 0.28 की % की गिरावट आज के दिन देखने को मिल रही है। और वहीं पर सेक्टर वाई इंडेक्स को देखा जाए तो आज के दिन सेक्टर वाई इंडेक्स में निफ्टी बैंक में 0.8% की गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी आईटी में लगभग आधे % की गिरावट और निफ्टी प्राइवेट बैंक में लगभग 0.8% की गिरावट इसमें भी देखने को मिल रही है। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि निफ्टी 50 का जो 50 स्टॉक है उसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वो हमारा निफ्टी बैंक रखता है, फाइनेंशियल सेक्टर रखता है। और दूसरा जो रखता है निफ्टी आईटी रखता है, मीन्स आईटी सेक्टर रखता है। तो आज के दिन निफ्टी बैंक में भी लगभग अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही थी और निफ्टी आईटी में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक दोनों मिलकर निफ्टी 50 का डायरेक्शन तय करते हैं। तो जहां पर निफ्टी बैंक लगभग निफ्टी 50 में लगभग 37% का कंट्रीब्यूशन देता है, मीन 37% का जो वेटेज निफ्टी 50 में होता है वो निफ्टी बैंक का होता है। इस वजह से निफ्टी 50 का जो डायरेक्शन देता है वो निफ्टी बैंक ही देता है। और जो सेकंड हाईएस्ट वेटेज जो रखता है वो निफ्टी आईटी रखता है, जो कि लगभग 15% का वेटेज रखता है। तो ये दोनों मिलकर अप्रॉक्स 52% का वेटेज रखता है, जहां पर ये दोनों मिलकर निफ्टी 50 का डायरेक्शन तय करता है। तो ये दोनों सेक्टर के गिरने की वजह से आज के दिन निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिल रही थी और इसी वजह से पूरे जितने भी सेक्टर थे सभी हरे में थे। लेकिन निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल ये दोनों सेक्टर मिलकर निफ्टी 50 को नीचे ले आए। जब बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में लगभग 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट है इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आएगी, जहां पर पूरी दुनिया में रिसेशन की बात हो रही है और इसी रिसेशन की वजह से क्रूड ऑयल में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये रिसेशन लॉन्ग टर्म में चलता है तो इंडिया के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। लेकिन ये रिसेशन लगभग 6 महीने या 1 साल के अंदर, 6 महीने या फिर 1 ईयर तक ही चलता है तो इंडिया के लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा, क्योंकि इंडिया जो है क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, या फिर आप लोग कह सकते हो पैसा खर्च करता है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आने की वजह से हमारा जो खर्च होंगे वो काफ़ी कम जाएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे जा चुका होगा। और क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे जाने से किस किस सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है, तो वो हमारा है केमिकल सेक्टर और पेंट सेक्टर। केमिकल और पेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपने रडार पे केमिकल सेक्टर और पेंट सेक्टर रख सकते हो। पेंट सेक्टर में दो ही अच्छी कंपनियां देखने को मिलती है। एक पहला है एशियन पेंट और दूसरा है बर्जर पेंट। और केमिकल सेक्टर में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि आरती इंडस्ट्री, दीपक नाइट्रेट, एसआरएफ, ये सब बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। तो और ये सभी कंपनियों को क्रूड ऑयल को बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है। और क्रूड ऑयल के गिरने की वजह से जेफरीज ने कुछ सेक्टर को और हाईलाइट किया था, जो कि एफएमसीजी सेक्टर है, जहां पर आईटीसी, एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया, डाबर, मैरिको, जीसीपीएल, ये सभी जो कंपनियां हैं, क्रूड ऑयल के प्राइस के गिरने से काफ़ी अच्छी मार्जिन देखने को मिलेगी। जहां पर इन सभी कंपनियों में जेफरीज ने कहा रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। जहां पर 2022 में एफएमसीजी सेक्टर में काफ़ी नरमी देखने को मिल रही थी, और वहीं पर 2023 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जेफरी, क्रूड ऑयल प्राइस के नीचे जाने की वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा और प्रॉफिट मार्जिन ऊपर बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। और इसी वजह से आज के दिन आप लोग देख सकते हो कि निफ्टी एफएमसीजी में काफ़ी ज़्यादा रौनक देखने को मिल रही थी, जहां पर निफ्टी एफएमसीजी लगभग 1.5% की तेज़ी से चल रहा था। तो ये चीज़ आप लोगों पे डिपेंड करता है कि क्या आप लोग को जेफरीज की में बोली गई स्टेटमेंट सही लग रही है या नहीं लग रही है। उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। और जब बात होती है अच्छी कंपनियों की, तो अच्छी कंपनियां जब भी नीचे की ओर बढ़ती है, जैसे एचयूएल, नेस्ले, ये सभी कंपनियां नीचे की ओर बढ़ती हैं, तो हमेशा इन्वेस्टिंग का एक अपॉर्चुनिटी अपने साथ लेकर आती है, जहां पर अच्छी कंपनियां सस्ते प्राइस में देखने को मिलते रहती है। और बात करें आरबीआई की, तो आरबीआई रिकॉर्ड तोड़ गोल्ड खरीदे ही जा रहा है, जहां पर अभी के टाइम में आरबीआई ने
लगभग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है गोल्ड खरीदने में, जहाँ पर पहले नंबर पे यूएसए है और दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरे नंबर पे हमारा प्यारा भारत है। तो बात होती है कि आरबीआई इतना गोल्ड क्यों खरीदता है, तो आरबीआई या फिर दुनिया के जितने भी बैंक हैं, सेंट्रल बैंक हैं, वो सभी गोल्ड इसलिए खरीदते हैं। जब भी आरबीआई को लगता है कि देश में रिसेशन आने वाला है, तो आरबीआई या फिर दुनिया की कोई भी सेंट्रल बैंक गोल्ड बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदने लगती है। ये रिसेशन का आने का एक इंडिकेशन होता है, जब सेंट्रल बैंक को लगता है कि देश में रिसेशन आने वाला है। लेकिन बात वही होगी कि अगर ये रिसेशन 6 महीना या 1 साल के अंदर तक रहेगा, तो भारत के लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आएगा, और जब ये रिसेशन 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो ये भारत के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बनकर सामने आएगा। बात करें बजाज फाइनेंस की, तो आज के दिन बजाज फाइनेंस में लगभग 8% की गिरावट देखने को मिल रही है, और वहीं पर बजाज फिंसर की बात करें तो बजाज फिंसर में भी लगभग 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। जब बजाज फाइनेंस की बात करें तो बजाज फाइनेंस अब तक में सबसे ज़्यादा अभी इस क्वार्टर में लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन फिर भी ये गिरावट क्यों हो रही है? बजाज फाइनेंस का काम ही है लोन डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इस गिरावट का पीछे का वजह ये है कि अब तक ये बिल्कुल टॉप तो है, लेकिन जब हम पिछली क्वार्टर से बात करें, जब हम Q2 से Q3 का बात करें, तो ये जो ग्रोथ हो रही है Q2 से जो Q3 में जाने की में जो ग्रोथ हो रही है, ये काफ़ी ज़्यादा कम है, जो कि मीन्स एज ए जो लोग इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हुए हैं, या फिर वो लोग जो इसमें इन्वेस्टेड हैं, वो लोग बहुत मीन्स नाखुश हैं। और जो ग्रोथ रेट सामने देखने को मिल रही है, उस वजह से उनकी थोड़ी कमी लग रही है। जैसा कि मैं फिर से बताता हूँ, अगर ये पिछले क्वार्टर में इसने ग्रोथ रेट लगभग 100 यूनिट का दिखाया, और इस क्वार्टर में 110 यूनिट का ग्रोथ रेट दिखा रहा है, और ये 110 यूनिट जो पिछले टाइम से मीन्स अब तक का सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है। लेकिन जब पिछले क्वार्टर से हम लोग देखते हैं, तो ये सिर्फ 10% का ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। इस वजह से ही बहुत लोग ज़्यादा नाखुश हैं, क्योंकि जो पिछले क्वार्टर से जो ग्रोथ रेट इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा कम है। और इसी ग्रोथ को रेट देखते हुए आज के दिन बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर में पिटाई हुई है। बात करें ग्रीन एनर्जी की, तो भारत सरकार ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा पुश करने की कोशिश कर रहा है। भारत जो ग्रीन एनर्जी का टारगेट है वो 2030 तक अचीव करने वाला है। तो ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है कि 1-2 सालों में पूरा हो जाए। ये अभी एक शुरुआत है, और ये लगभग अभी 10 सालों में एक नई ऊंचाइयों पे पहुंच रखा होगा। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो बोले हैं कि हाइड्रोजन एनर्जी में हमें दुनिया का हब बनना है। मीन्स दुनिया का हब मतलब आप लोग क्लियरली समझ पा रहे हो? मीन्स भारत दुनिया में ग्रीन एनर्जी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाला है। तो ये इतनी बड़ी जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है, वो किस किस कंपनियों के पास जाने वाली है, और क्या किस किस सेक्टर को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो चलिए उस पर थोड़ी डिस्कस करते हैं। जब मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो L&T का नाम हम लोग कैसे नहीं ले सकते। मीन्स L&T के बिना शायद ही कोई काम पूरा होता हो। तो उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में L&T के हाथों में ये प्रोजेक्ट जा सकता है। और जो हाइड्रोजन एनर्जी निकलने वाली है, उसे कौन पूरा करने वाला है? तो हाइड्रोजन एनर्जी से जो रिलेटेड जो बिजनेस करेगा, वो हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो रिलायंस कर सकता है। दूसरा जो सेक्टर है, मीन्स दूसरी जो कंपनी है, वो NTPC है। NTPC ने तो बिल्कुल क्लियर ही कह दिया है कि हाँ, इसमें काम करने वाले हैं। और रिलायंस ने भी लगभग 2022 में ही कह चुका थे कि हम लोग ग्रीन एनर्जी में काम करने वाले हैं। तो ग्रीन एनर्जी में रिलायंस तो पक्का ही काम करने वाला है। और अगली बात करें तो अडानी ग्रीन, जो कि अडानी ग्रीन जो कंपनी है, ये पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी में ही काम कर रहा है। और ग्रीन एनर्जी को बनाने के लिए जो इसमें मशीन लगेगी, या फिर जिस पे ये गाड़ियाँ चलेगी, वो कंपनी वो जो मशीनें बनाएगी, वो बनाएगी कमीशन इंडिया। जब बात करें कमीशन इंडिया के, तो ये अभी तक देखने में ये बिल्कुल ट्रेडर का चार्ट देखने में लग रहा है, और ये बिल्कुल अभी इन्वेस्टिंग के लिए तैयार नहीं है। जब ये इन्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा, या फिर कुछ पोटेंशियल इस कंपनी में देखने को मिलेगा, तो उस हिसाब से हम लोग आगे काम करने वाले हैं। और सिमिलरली ऐसा ही चार्ट हमें NTPC में भी देखने को मिलता है। जब हम लोग NTPC की बात करें, तो NTPC में भी लगभग ट्रेडर का ही चार्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर कोई बहुत बड़ी
वेल्थ क्रिएशन का अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल रहा है। आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि 5 सालों में इसने 17% का रिटर्न कमा कर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो हम लोग को थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा कि इस कंपनी में फ्यूचर में आने वाले क्या पोटेंशियल देखने को मिलती है या नहीं मिलती है। फिर और अगली स्टॉक की बात करें तो टाटा पावर भी ग्रीन एनर्जी में काफ़ी हैवीली इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो टाटा पावर भी उम्मीद है कि ग्रीन एनर्जी में या फिर हाइड्रोजन एनर्जी में काम करेगा। और जब हमारे इंडिया में ग्रीन एनर्जी आ जाएगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस सेक्टर में होने वाला है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होने वाला है वो है हमारा फर्टिलाइज़र सेक्टर। क्योंकि फर्टिलाइज़र सेक्टर में बहुत ज़्यादा पेट्रोल या फिर क्रूड ऑयल का खर्च होता है, जो कि घटकर काफ़ी नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो होगा ग्रीन एनर्जी की वजह से। तो आने वाले फ्यूचर में फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है देखने को मिल रही है। लेकिन अभी हम लोग को वेट एंड वॉच करना होगा कि ये सभी जो कंपनियां हैं जो मैं आज बता रहा हूँ, इन सभी का टेंडर कौन कंपनी जीतता है, कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा तेज़ चलती है, आज के समय में कहना बिल्कुल मुश्किल है। क्योंकि अभी ये काम शुरू भी नहीं हुआ है, मीन्स बहुत हल्के लेवल पे शुरू हुआ है। तो बड़े लेवल पे ये जाते जाते कौन सी कंपनियाँ बाजी मारती है, तो इस चीज़ का हम लोग को वेट एंड वॉच करना होगा। ओके इन्वेस्टर्स, फिर मिलते किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।